आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए कल 25 मई शनिवार को वोटिंग संपन्न हो चुकी है। इस छठे चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में शाम 7:45 तक 59.06% मतदान हुआ, जिसमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर 78.19% वोट डाले गए। इसके अलावा झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर 62.74%, ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों पर 60.07, हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर 58.37, दिल्ली के सभी 7 सीटों पर 54.48, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर 54.03, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर 53.30 और जम्मू की 1 लोकसभा सीट पर 52.28% वोट डाले गए। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा जारी ये सभी आंकड़े शाम 7:45 तक के हैं। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का वोटिंग परसेंटेज बताने के साथ ही चुनाव आयोग ने अब तक हुए 5 चरणों में कितने लोगों ने वोट डाला, इसका भी डेटा जारी किया है। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक पहले 5 चरणों में 50,72,97,228 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले चरण में 11,52,103, दूसरे चरण में 10,58,30,572, तीसरे चरण में 11,32,34,676, चौथे चरण में 12,24,69,319 और पांचवें चरण में 5,57,10,618 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 5वें चरण तक 62.20% मतदान हुआ है। आयोग ने बताया कि 5वें चरण तक 76,40,80,337 लोगों के पास मतदान का अधिकार था और उनमें से 50,72,97,288 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही बता दें कि अब 7वें यानी अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है और उसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। चुनाव आयोग के 5वें चरण तक का डेटा जारी करने पर पॉलिसी मेकर और कांग्रेस के पूर्व नेता सैम पित्रोदा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आयोग की तरफ से जारी की गई इन 5 चरणों की डेटा लिस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि इसका असली श्रेय हमारी चुनाव प्रक्रिया, अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय और सतर्क रहने के नागरिक समाज के अथक प्रयासों को जाता है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने कल शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए दावा किया कि इंडिया गठबंधन दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करके उसे धर्म के आधार पर देने की साजिश रच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन ये मोदी इनके सामने सीना तान कर खड़ा है और मैं गारंटी देता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है SC, ST और OBC का आरक्षण मैं किसी हालत में उनको छीनने नहीं दूंगा। मैं धर्म के आधार पर खेल खेलने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचितों का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है। पीएम मोदी ने इसके अलावा बिहार में भी आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में जो शब्द इस्तेमाल किए, अब उन्हें लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को लेकर विपक्ष लगातार उन पर पलटवार कर रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा था कि बिहार वह भूमि है जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इसकी धरती पर यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं SC, ST और OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आगे तंज कसते हुए कहा कि वे गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। अब उनके इसी बयान को लेकर विपक्ष उनकी तीखी आलोचना कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं उनका भाषण देख रही थी। उन्होंने विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी आदर करते हैं, तो क्या मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पद की गरिमा रखें। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि जिस तरह से ये बोल रहे हैं, इनकी असलियत दिखने लगती है।
मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी भी असलियत मत दिखाइए। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है। परिवार के मुखिया की परिवार के सदस्यों के प्रति आंखों की शर्म होती है, उसको खोने नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी भूल गए हैं कि वो पीएम हैं, उनके मुंह से इस तरह के शब्द नहीं निकलने चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी एनआई से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के भीतर सिर्फ एक ही जाति है, वो सिर्फ मुसलमान हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि मुसलमानों के अंदर देश नाम की कोई चीज़ नहीं है, वे सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि अगर करना ही हो तो अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार करना चाहिए और मैं आपको बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिला ले चलूंगा, जहां पर पंचायत में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वे जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ हो रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जयराम रमेश का कहना है कि छठे चरण की वोटिंग पूरी होने पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब दिल्ली में मतदान के बाद हम गठबंधन सहयोगियों के बीच बनी अविश्वसनीय केमिस्ट्री देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 सीटों का आंकड़ा पार कर चुका है और कुल मिलाकर 350 से ज्यादा सीटें जीतने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने आगे बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उसे हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव प्रचार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके नेताओं को स्थानीय गांव वालों के द्वारा बाहर निकाल दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी नेताओं को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे प्रधानमंत्री मोदी के दैवीय शक्ति वाले बयान पर भी निशाना साधा। दरअसल पीएम मोदी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि जब तक मेरी मां जीवित थी तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल रूप से पैदा हुआ हूं, लेकिन उनके निधन के बाद जब मैं अपने अनुभवों को देखता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है कि मुझे भगवान ने भेजा है। यह ताकत मेरे शरीर से नहीं है, यह मुझे भगवान ने दी है। अब उनके इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी को जैसे जैसे हार की सच्चाई का एहसास हो रहा है, वे और ज़्यादा भ्रमित होते जा रहे हैं। अब उन्होंने घोषणा की है कि उनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं था और उन्हें स्वयं भगवान ने भेजा है। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि शायद मोदी जी अपने अगले करियर में खुद को भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आगे आरजेडी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोलकर सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री की इसी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी गुजराती से डरता नहीं है, यह झारखंड और दिल्ली नहीं है। एक बार हाथ लगाकर तो दिखाइए, बिहारी किसी से डरता नहीं है। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहे हैं कि हमें चुनाव हराओगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि जनता फैसला करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांगड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी नेता बने हैं तब से राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। राहुल गांधी ने झूठी बात को ही मुद्दा बनाने की एक परंपरा शुरू की और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अग्निवीर योजना है। अमित शाह ने कहा कि देश भर में भ्रांति फैलाई जा रही है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीरों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना है कि अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 25% की तो सीधे सेना में नौकरी हो जाएगी और जो 75% बचे हैं इनके लिए भाजपा शासित सभी राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पुलिस में 10 से 20% आरक्षण किया है और केंद्र सरकार के पैरामिलिट्री फोर्स में 10% आरक्षण किया है। उन्हें आरक्षण के अलावा चयन में भी कई रियायतें दी गई हैं, जैसे उम्र की रियायत, परीक्षा में भी कुछ फायदे दिए हैं और उन्हें फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। इन सारी रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर बचेगा जो राज्य और केंद्र की पुलिस फोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स में नहीं आया हो।
इसके अलावा कई प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों ने भी अग्निवीर के लिए प्राथमिकता तय की है। उन्हें 4 साल तक अच्छी सैलरी मिलेगी और उसके बाद ग्रेजुएटी के साथ पक्की नौकरी मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के फायदे के लिए जनता में झूठ फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर योजना सेना पर थोपी गई है, इसलिए उनकी सरकार के सत्ता में आते ही वह इस योजना को खत्म कर देंगे। गुजरात के राजकोट में एक मॉल के गेम जोन में आग लगने की घटना में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। सुभाष त्रिवेदी को इस एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। राजकोट में पत्रकारों से बात करते हुए सुभाष त्रिवेदी ने बताया कि इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें फॉरेंसिक लैब के निदेशक और अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किस विभाग में क्या क्या किया गया है, इसकी जांच होगी। कौन जिम्मेदार है, क्या गलतियां हुई हैं, भविष्य में ऐसी स्थिति ना बने उसके लिए क्या करना चाहिए, इस सब के लिए हम पूरी तहकीकात करेंगे। हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस हादसे में मारे गए बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि घटना को लेकर राजनीतिक दलों की तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।